मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके समक्ष प्रकाश वाले टॉपिक का दर्पण वाला भाग लेके आया हूँ, यानी मिरर। दर्पण यानी मिरर। जैसा कि हम परावर्तन और परावर्तन के नियमों के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, अब आते हैं आज के टॉपिक पे दर्पण। दर्पण यानी दर्पण एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन पर आधारित होती है और प्रकाश के परावर्तन के आधार पर ये प्रतिबिंब का निर्माण करती है। यानी हम कह सकते हैं कि दर्पण एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण करती है। जो दर्पण होता है, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब निर्माण के लिए प्रयुक्त युक्ति होती है जो कि परावर्तन पर आधारित होती है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण और दूसरा गोली दर्पण। तो समतल दर्पण का मतलब हुआ, समतल दर्पण का मतलब एक समतल कांच है, किसी समतल कांच के एक पृष्ठ पर यानी एक ओर लेपन करके या कोटिंग करके जिस दर्पण का निर्माण होता है उसे कहते हैं समतल दर्पण। यानी एक समतल कांच लिया हमने, उसके एक साइड, यानी जैसे कांच हमने लिया, माना हमने, ये कोई कांच है, ठीक है, ये कोई कांच है। इस कांच के, क्योंकि ये जो कांच है हमारा, ये जो कांच है, ये कांच पारदर्शी है, ठीक है, ये कांच पारदर्शी है, समतल कांच है। इसके एक और अगर हमने लेपन कर लिया, एक और लेपन कर लिया, लेपन करने से क्या होगा कि अब वो पारदर्शी ना होकर अपारदर्शी हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा और वो प्रकाश का परावर्तन करेगा। तो किसी समतल कांच, जैसे ये कांच ले रखा है, किसी समतल कांच के एक पृष्ठ पर, कोई भी पृष्ठ पर कर सकते हैं हम, इस साइड से करें या इस साइड से करें, लेपन करने पर किसका निर्माण होगा, जो दर्पण बनता है उसे कहते हैं समतल दर्पण। जबकि माना कोई गोल कांच है, ठीक है, इस कांच का एक भाग ले लिया हमने, ये, ठीक है, एक गोल कांच के किसी भाग के किसी एक पृष्ठ पर, एक पृष्ठ कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे हमने चाहे यहाँ से कोटिंग करें या यहाँ से कोटिंग करें, बनना समतल दर्पण ही है। लेकिन गोली दर्पण का मतलब हुआ किसी गोली कांच के भाग के एक पृष्ठ पर लेपन करने पर, जैसे एक पृष्ठ हमने बाहर वाले पृष्ठ पर लेपन कर लिया, एक पृष्ठ पर लेपन करने पर किसका निर्माण होगा, गोली दर्पण का निर्माण होगा। अब गोली दर्पण जो है, हमारे पास दो ऑप्शन है, देखो, गोली दर्पण माना गोली कांच के भाग ले लिए हमने, एक भाग में हमने बाहर से कोटिंग कर ली, एक भाग में हमने अंदर से कोटिंग कर ली। है तो समतल था, किसी भी भाग में कोटिंग कर ले, बनना समतल दर्पण ही था। लेकिन कोटिंग दो साइड से हो सकती है, गोली कांच के दो पृष्ठों पर कोटिंग हो सकती है, अंदर की ओर से और बाहर की ओर से और अंदर की ओर से। अगर हमने बाहर की ओर से कोटिंग की, ये देखिए, ये गोली दर्पण का ये गोली दर्पण हो गया या गोली कांच हो गया, इसके हमने कहाँ पे कोटिंग कर रखी है, ये बाहर की ओर से कोटिंग करके बाहर की ओर से लेपन यानी पेंट लगा दिया। तो इससे क्या बन गया, ये जो दर्पण बना उसे कहते हैं अवतल दर्पण। अगर अंदर की ओर से कोटिंग कर रखी है तो इसे कहते हैं उत्तल दर्पण। अवतल यानी अंग्रेजी में कहते हैं इसको कॉनकेव मिरर, उत्तल का मतलब अंग्रेजी में इसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं ये, यानी गोली कांच के अगर परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होगा तो उसे कहेंगे अवतल दर्पण, ठीक है। यानी अगर हमने लेपन बाहर की, किसी गोली कांच के बाहर की ओर से लेपन किया तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। गोली कांच का एक भाग लिया और उसके अंदर की ओर से कोटिंग किया तो उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। अब हम बात करते हैं, अब ये तो दर्पण हो गया, अब इन दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। देखिए, प्रतिबिंब निर्माण के लिए परावर्तित प्रकाश की किरणें, माना ये समतल दर्पण ही है, इस पे पड़ने वाली किरणें ही है। अगर परावर्तित प्रकाश की किरणें
ये परावर्तित प्रकाश की किरणें किसी न किसी बिंदु पर माना, यानी ये दोनों प्रकार परावर्तित प्रकाश की किरणें किसी न किसी बिंदु पर मिल रही हैं, ये परावर्तित प्रकाश की किरणें किसी न किसी बिंदु पर मिल रही है, तो तभी प्रतिबिंब का निर्माण होगा। हालांकि प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कैसे रे डायग्राम बनेंगे और प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी जनरली याद रख लो, प्रतिबिंब निर्माण के लिए परावर्तित प्रकाश की किरणों का किसी न किसी बिंदु पर या तो वास्तविक रूप में मिलना या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होना, यानी आभासी रूप से मिलना जरूरी है। यानी प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी। वो क्या होते हैं मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी जनरली इतना समझ लीजिए, दर्पण यानी किसी कांच के टुकड़े से हम दर्पण बना सकते हैं। अगर समतल कांच का टुकड़ा लिया, उसके एक पृष्ठ पर लेपन कर लिया तो समतल दर्पण, और गोली कांच के टुकड़े लिए तो उसमें दो ओर से लेपन हो सकता है, अंदर की ओर से और बाहर की ओर से। अंदर से लेपन किया तो उत्तल दर्पण और बाहर से लेपन किया तो अवतल दर्पण का निर्माण होगा। अब रे डायग्राम, दर्पण प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब निर्माण। प्रतिबिंब निर्माण से पहले ठीक है, प्रतिबिंब निर्माण से पहले हम दर्पण संबंधी महत्वपूर्ण पद पढ़ने जरूरी है। दर्पण संबंधी महत्वपूर्ण पद का मतलब दर्पण के संबंध में फोकस किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, या ध्रुव किसे कहते हैं, जानना जरूरी है। तो माना देखिए, ध्यान से देखिए, आपके सब समझ में आ जाएगा। माना गोली कांच, माना ये कोई गोली कांच है, ठीक है। किसी गोल कांच का एक टुकड़ा हमने दर्पण गोली कांच का एक टुकड़ा हमने प्रतिबिंब निर्माण के लिए लिया, तो इसको काट लिया, ठीक है। इस भाग को लेते हैं हम प्रतिबिंब निर्माण के लिए, ठीक है। गोली कांच का ये भाग लिया, इसके बाहर की ओर से लेपन कर लिया, तो कौन सा दर्पण बना, ये बन गया हमारा अवतल दर्पण। बाहर की ओर से लेपन किया, अवतल दर्पण। अब ध्यान से देखिए, पहला बिंदु आता है ध्रुव, यानी इसको कहते हैं पोल। ध्रुव किसे कहेंगे, किसी गोली दर्पण के, ये देखिए गोली दर्पण, इसका जो मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, ये किसी गोली दर्पण का मिड पॉइंट जो होता है वो कहलाता है पी, यानी ध्रुव। किसी गोली दर्पण का मध्य बिंदु जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, ध्रुव, यानी मिड पॉइंट जो होगा वो कहलाएगा ध्रुव। पी पोल, अंग्रेजी में पोल कहते हैं, इसलिए पी से इंडिकेट करते हैं इसको। अब गोली दर्पण जो है, जिस गोले का भाग है, ठीक है, इस गोले से काट के इसको बनाया गया, जिस गोले का भाग है, उस गोले का जो केंद्र बिंदु है, जिस गोले का भाग है उस गोले का जो केंद्र बिंदु है, उसे कहते हैं वक्रता केंद्र, यानी इसको इंडिकेट करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सी। तो दूसरा बिंदु हमारा हो गया वक्रता केंद्र। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब हुआ गोली दर्पण का मध्य बिंदु जो कहलाएगा वो तो कहलाएगा ध्रुव, जबकि जिस गोले से काटकर उस गोली, या जिस गोली दर्पण का, जिस गोली कांच का वो भाग है, उसका जो मध्य बिंदु होगा, यानी गोली कांच का जो भाग है, दर्पण जिस गोली कांच को काट के बनाया गया है, उस गोले का जो मध्य बिंदु होगा, या उस गोली कांच का जो मध्य बिंदु होगा वो कहलाएगा वक्रता केंद्र। तीसरा जो महत्वपूर्ण पद है वो है मुख्य फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं इसको, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस वक्रता केंद्र को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब हुआ ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाती हुई एक जो सीधी रेखा हम खींचते हैं, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाती हुई सीधी रेखा जो खींचते हैं, ये कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस, यानी मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ये मुख्य अक्ष हो गया। उसके बाद अगला जो बिंदु है वो कहलाता है फोकस बिंदु, फोकस बिंदु, फोकल पॉइंट। फोकस बिंदु का मतलब देखो, सी और पी के बीच में, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक मध्य बिंदु को कहते हैं फोकस बिंदु, यानी एफ, ठीक है। ठीक इसके बीच वाले को कहते हैं एफ। इतना है समझ में। फोकस बिंदु के बाद अगला पॉइंट है फोकल लेंथ, फोकस
दूरी। फोकस दूरी का मतलब हुआ फोकस बिंदु F और पोल के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। फोकस बिंदु और पोल के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी को इंडिकेट किया जाता है F से, स्मॉल f से, ठीक है। और ऐसे ही अगला है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या यानी R। क्या हुआ वक्रता त्रिज्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। अब हमें पता है फोकस ठीक इसका आधा होता है, यानी ये अगर 10 है तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो इन दोनों में रिलेशन भी स्थापित कर सकते हैं, F बराबर R/2। फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बट्टे 2, ये R बराबर कर सकते हैं 2F, ठीक है। तो एक चीज याद रखना है, फोकस दूरी अगर 10 है तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 20 होगी। अगर वक्रता त्रिज्या अगर 40 है तो ये कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। यानी वक्रता त्रिज्या दे रखी है, फोकस निकालनी है तो आधा कर दोगे, और फोकस दे रखा है और वक्रता त्रिज्या निकालनी है तो क्या कर दोगे? दुगना कर दोगे। तो याद रख लेना, फोकस दूरी का दुगना वक्रता त्रिज्या का आधा जो होता है वो क्या होता है? फोकस दूरी होता है। अब ये पॉइंट अगर आपके समझ में आ गए तो एक चीज याद रख लेना, क्या कहते हैं, अगर वैसे रे डायग्राम बनाते समय पता चल जाएगा, वहां पे भी बताऊंगा मैं। मुख्य अक्ष के ऊपर हमेशा वस्तु को रखा जाता है, सीधा रखा जाता है। अगर प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर ही बने तो प्रतिबिंब सीधा होगा, जबकि मुख्य अक्ष से नीचे बनेगा तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। हालांकि आगे जब हम रे डायग्राम बनाएंगे या किरण आरेख खींचेंगे तो उसमें और क्लियर करूंगा मैं आपको। तो ये तो महत्वपूर्ण बिंदु हो गए। अब इसके बाद प्रतिबिंब निर्माण, ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब निर्माण के नियम, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के नियम जो है या प्रतिबिंब निर्माण के जो नियम है, 3 नियमों के केवल 3 नियम लगाने आपने, इसके आधार पर आपका प्रतिबिंब निर्माण हो जाएगा। पहली कंडीशन, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण हमें पता है हमेशा सीधी रेखा में जाती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है, परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। तो याद रख लेना, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी। ये देखिए, माना ये कोई दर्पण है, ठीक है। अब तो मैं आ गया, ये कौन सा दर्पण बनाया मैंने? ये मैंने बना दिया अवतल दर्पण, ठीक है। बाहर से कोटिंग करके अवतल दर्पण, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। बाहर से कोटिंग कर रखी है अवतल दर्पण, ठीक है। बाहर से कोटिंग कर रखी है अवतल दर्पण, ठीक। इसका मिड बिंदु P, और माना ये C है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो C और P से मिलाती हुई मुख्य जो रेखा होगी वो क्या होगा? ये आ गया इसका मुख्य अक्ष, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया हमारा इसका क्या? C। अब हमें पता है P और C के ठीक बीच में स्केल, और अब कॉपी में बनाएंगे तो स्केल और पेंसिल लेके बनाइएगा इसको। C और P के बीच में ठीक क्या होगा इसका? F। मैंने क्या कहा था, अगर कोई प्रकाश की किरण, हमें पहले से पता है कि प्रकाश की किरण सदैव सीधी रेखा में चलती है, और अगर माना वो मुख्य अक्ष के स्केल की सहायता से खींचेगा आप लोग, मुख्य अक्ष के, माना वो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के क्या है? समांतर है। माना प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है। प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के अगर समांतर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, क्योंकि ये जा रही है आपतित किरण है, यहाँ से हमें पता है कि क्योंकि पॉलिश लगा हुआ है ये रिफ्लेक्ट होगी, उसी माध्यम में वापस जाएगी। अब उसके लिए हमें पता है कि हमेशा कहाँ से, सदैव कहाँ से जाएगी? ये कहाँ से होती हुई जाएगी? ये सदैव फोकस से होती हुई जाती है। ये परावर्तित किरण है, ठीक है। पहला नियम ये हो गया।
दूसरा नियम जो है इसका ये कहता है फोकस से होकर जाने वाली या फोकस से जाने वाली किरण, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, प्रकाश किरण, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। अगर फोकस से, हमने पहले पढ़ लिया, जो समांतर है वो फोकस से जाएगी, और माना कोई प्रकाश की किरण फोकस से होती हुई जाती है, ये हमने यहाँ पे भी हमने अवतल दर्पण बना दिया, माना ये इसका सी है, सी और पी के ठीक बीच में यहाँ पे क्या होगा, फोकस होगा। मैंने कहा प्रकाश की किरण कहाँ से जाती है, फोकस से होकर अगर जाती है, ये सीधी रेखा खींचनी आपने फोकस से, तो परावर्तन के बाद क्या करोगे, ये मुख्य अक्ष हो गया, तो मुख्य अक्ष के क्या कर लोगे, पैरेलल कर लोगे, ठीक है। समांतर वाली फोकस से जाएगी, फोकस वाली पैरेलल हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। जो तीसरा बिंदु है सी से जाने वाली, मैंने सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से जाने वाली, सी से जाने वाली किरण उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। उसका रिफ्लेक्टिव जो पाथ होगा, परावर्तन के बाद जाने वाला मार्ग होगा, वही होगा, यानी सी से जाने वाली प्रकाश की किरण उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। यानी ये कोई दर्पण है, हमने बना लिया ये दर्पण, ये इसका यहां पे बना लेते हैं, चलो माना ये कोई दर्पण है, ये इसका सी है, ठीक, सी और पी के बीच में क्या होगा, यहाँ पे होगा एफ। तो अगर प्रकाश की किरण सी से जा रही है, ये आपतित किरण, प्रकाश की किरण सी से जा रही है, तो इसका परावर्तन के बाद ये वापस भी उसी मार्ग पे जाएगी। तो ये 3 किरणें खींच के, जैसे परावर्तन दिखाने के लिए केवल 2 किरणें दिखाना आवश्यक है। अगर 2 किरणें किसी बिंदु पर मिल रही हैं, जिस बिंदु पर मिलेंगी वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो प्रतिबिंब निर्माण के लिए किन्हीं 2 परावर्तित किरणों का किसी बिंदु पर मिलना आवश्यक है। अगर वास्तविक रूप में कर किसी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, एक दूसरे को काटती है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अगर वास्तव में एक दूसरे को काट नहीं रही है लेकिन आभासी तौर पे लग रहा है कि दर्पण के पीछे मिल रही है वो किरणें, तो इसका मतलब वो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। तो इतना आ गया आपको समझ में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण समझाऊंगा। धन्यवाद।